अध्याय 265 बर्फीले तूफान में एक ठहराव। रात 12:32 बजे संयुक्त ट्रेन फॉर्मेशन शिलान सिटी रेल स्टेशन पर पहुंचा। शिलान शहर में प्रवेश करते ही रक्षात्मक काफिला अलग हो गया। एम्परर प्रोजेक्ट टीम को इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स द्वारा फीनिक्स के गढ़ तक पहुंचाया गया, जबकि राजू के 6 काफिलों ने रेल स्टेशन के सेंट्रल एवेन्यू के पास एक अस्थायी डूम्सडे कैंप स्थापित किया। स्टेशन पर ट्रेनों की भारी संख्या के कारण इन्फिनिटी ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 मालगाड़ी खनन ट्रैक की ओर मुड़ गए। फैंगलिन पर्वत खनन क्षेत्र के पास स्थित यह इलाका सेंट्रल एवेन्यू से दूर था, जिसका मतलब था कि यहां भीड़भाड़ कम थी। फिर भी राघव ने शिलान माइनिंग कंपनी के फ्रेट टर्मिनल पर कुछ काफिलों को शिपिंग कंटेनरों और माइनिंग कार्ट पटरियों के बीच डेरा डाले हुए देखा। इस स्थान को चुनने का एक और लाभ था, यहाँ कई विशाल ओवरहेड रेल क्रेन थे जो माल ढुलाई के लिए बेहतरीन थे और राघव के लिए यह उपयोगी सामग्री का एक बड़ा स्रोत था। हेंगशान दर्रे से लेकर यहाँ तक कि निरंतर लड़ाई ने काफिले की रसद, ऊर्जा और कवच को खत्म कर दिया था। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और इन्फिनिटी ट्रेन के बीच का अस्थायी जोड़ हटा दिया गया और दोनों ट्रेनें फिर से अपनी स्वतंत्र इकाइयों में बदल गईं। कलैंग कलैंग ट्रेन के दरवाजे खुले और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 से सैकड़ों इंजीनियर और रखरखाव कर्मचारी नीचे उतरे। अचानक वह शांत क्षेत्र हलचल से भर गया। क्षतिग्रस्त कवच को हटाया जा रहा था और मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 की फ्लडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। फैंगलिन पर्वत की ओट में होने के कारण यहाँ हवा का वेग बाहरी शहर की तुलना में काफ़ी कम था। कवच मरम्मत और रणनीतिक बदलाव। राघव ने अपनी इन्फिनिटी ट्रेन के नुकसान का निरीक्षण किया और यह गंभीर था। बाएं हिस्से का कवच स्नो रैथस के हमलों से छलनी हो चुका था। राघव ने तय किया कि वह ट्रेन के पिछले हिस्से में एक विशेष सुरक्षा डिब्बा और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जोड़ेगा ताकि शक्ति की कमी को पूरा किया जा सके। उसने अपनी टीम को आराम करने का आदेश दिया, क्योंकि वे सब हफ्तों से सोए नहीं थे। उसकी योजना अकेले सामग्री जुटाने और पावर यूनिट खोजने की थी। अराजकता के बीच एक शांत क्षण। तुम अकेले जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगी। पूनम ने राघव को सबको विदा करते देख चिंता में अपनी भौहें सिकुड़ीं। मैं ठीक हूँ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, राघव ने दृढ़ता से कहा। पूनम ने राघव के बेहोश होने के दौरान मोर्चा संभाला था। उसके चेहरे पर जमी बर्फ के निशान और थकान गवाह थे कि वह एक प्रोफेसर से पूरी तरह एक योद्धा में बदल चुकी है। पूनम हिचकिचाई, फिर एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है। जैसे ही राघव जाने के लिए मुड़ा, उसने अचानक आगे बढ़कर उसके गले में हाथ डाला और उसे चूम लिया। ये स्पर्श कोमल और क्षणिक था। पूनम की आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी। अपना ख्याल रखना। राघव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। रखूंगा। ब्लूप्रिंट और अपग्रेड। बाहर हवाएं चल रही थीं जब राघव ने मैकेनिकल हॉट सक्रिय किया और एक ब्लूप्रिंट खोला। ये ट्राकामार आइस कैनियन में यूनिट 01 के हाथ के कवच का स्कैन किया हुआ स्ट्रक्चरल विश्लेषण था। हालांकि उसके पास सुपर कार्बन कार्बाइड जैसे उन्नत पदार्थ नहीं थे, लेकिन वह टाइटेनियम मिश्र धातु और टंगस्टन स्टील का उपयोग करके उस लेयर्ड डिज़ाइन की नकल कर सकता था। ये कवच 5 परतों वाला होने वाला था। बाहरी ढाल, थर्मल और शॉक प्रतिरोध के लिए। ऊर्जा फैलाव परत, प्रभाव को बांटने के लिए। कठोर कोर, भेदन रोकने के लिए। अवशोषण परत, बेसल्ट फाइबर के साथ। स्व उपचार आंतरिक लाइनर, मैग्नीशियम कॉम्पोजिट के साथ। देर रात का डिज़ाइन सत्र। बोगी नंबर 2 के अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन हल्की जल रही थी। की थकान से चूर होने के बावजूद कवच के रेखा चित्रों को ठीक कर रही थी। अगर हम ये कवच लगाते हैं तो खिड़कियों का क्या होगा? क्या हम उन्हें भी सील कर दें? कीकी ने जम्हाई लेते हुए पूछा। खिड़कियों के बीच उच्च शक्ति वाले पॉलिएस्टर बुलेट प्रूफ ग्लास की एक परत जोड़ दो, राघव ने सुझाव दिया। युद्ध के समय हम आंख मूंद कर बाहर नहीं फायरिंग कर सकते। कीकी ने मजाक में कहा, क्यों न हम इसे पूरी तरह से एक रेल बैटलशिप में बदल दें। राघव ने उसके माथे पर उंगली मारी। तुम भावनाओं में बह रही हो। अगर मैं वह कर सकता तो मैं उल्टा हुआ शहर ही बना लेता। राघव ने देखा कि कीकी की आंखें लाल हो रही थीं। उसने उसे सोने के लिए कहा। जैसे ही राघव जाने लगा, कीकी अचानक उस पर झपटी और एक कौवा की तरह उसके गले से चिपक गई। मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी टिल्डा। राघव ने उसे उठाकर धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। तुम अभी किसी की रक्षा करने की हालत में नहीं हो, सो जाओ। कीकी ने चिढ़कर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन राघव ने चतुराई से झुककर उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। कीकी का दिमाग मानो शॉर्ट सर्किट हो गया। वह स्तब्ध रह गई। अब हम बराबर हुए, राघव मुस्कुराया। कीकी का चेहरा लाल हो गया और उसने कंबल ओढ़ लिया। जाओ, बाहर ठंड में जम जाओ, मुझे क्या। माल ढुलाई यार्ड की तलाश।
राघव ने अपने एक्सोस्केलेटन की दृष्टि सक्रिय की और यार्ड का मुआयना किया। वहां उसे लावारिस मालगाड़ियों की एक कतार मिली। राघव के लिए यह जैकपॉट था। उसने मैकेनिकल हॉट का उपयोग करके उन डिब्बों को कच्चे माल के लिए खाना शुरू कर दिया। तभी उसे कुछ और बड़ा मिला, एक वीलोंग क्लास हैवी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये 60 मीटर लंबा, पीला और काला इंजन था। 7 मेगावाट। यह RG-7F से भी शक्तिशाली है। राघव ने पाया कि यह खराब था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उस पर रखा। ठीक है, काम शुरू करते हैं। उसने अपनी मैकेनिकल शक्ति से उसके आंतरिक ढांचे को स्कैन किया। यह इंजन इन्फिनिटी ट्रेन के पिछले हिस्से के लिए एकदम सही शक्ति स्रोत होने वाला था। अध्याय 266, मोनिका। सुटिल्ड। मैकेनिकल हॉट सक्रिय हुआ और राघव ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के केबिन का दरवाजा धकेला। अंदर से आती सड़ांध की एक लहर ने तुरंत उसके होश उड़ा दिए, जिससे उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी यांत्रिक भुजा ने स्वचालित रूप से कंधे पर लगी टॉर्च चालू कर दी, जिससे ट्रेन के तंग भीतरी हिस्से में रोशनी हो गई। धातु की जाली पर पैर रखते हुए वह अंदर चढ़ा, लेकिन वहां का नज़ारा बेहद विभत्स था। 2 शव, एक पुरुष और एक महिला, उनकी लाशें पाले से ढकी हुई और सड़ चुकी थीं, उस तंग जगह में स्थिर पड़ी थीं। राघव की नज़र बिखरे हुए केबिन पर पड़ी। खाने के फेंके हुए पैकेट, स्लीपिंग बैग, कंबल और टूटी हुई लाइटें फर्श पर बिखरी थीं। बर्तन, कढ़ाई और खाने के बर्तनों के साथ साथ खाली दवा के डिब्बे भी यहाँ वहाँ पड़े थे। उनकी फटी हुई वर्दी को देखकर लगता था कि वे संभवतः कारखाने के कर्मचारी रहे होंगे, एक पति पत्नी जिन्होंने यहाँ शरण ली थी। लेकिन वे एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स के आने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। उनके शरीर खामोश निराशा में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए थे। फर्श पर दवा के डिब्बों की भारी संख्या बताती थी कि वे बीमारी और भूख की बलि चढ़ गए थे। जीवित रहने की अपनी इस यात्रा के दौरान राघव ने ऐसी अनगिनत त्रासदियां देखी थीं। वह केवल एक ठंडी आह भर सका और फिर अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैकेनिकल हॉट को सक्रिय करते हुए उसने लोकोमोटिव की विद्युत प्रणाली की मरम्मत शुरू की, व्यवस्थित रूप से निदान किया और इंजन कोर की बिजली बहाल की। बीप बीप बीप। ड्राइवर के केबिन में सब सिस्टम की लाइटें जल उठीं। इंजन की गहरी गड़गड़ाहट धीरे धीरे केबिन में गूंजने लगी, क्योंकि इसके जमे हुए लोहे के पहिए और ब्रेक सिस्टम लंबे समय से उपयोग न होने के कारण चरमराने लगे थे। गड़गड़ाहट टिल्ड। लोकोमोटिव के शरीर से बर्फ फिसल गई जब राघव ने ट्रेन को पीछे किया। उसे सावधानी से इन्फिनिटी ट्रेन के पिछले हिस्से के साथ संरेखित अलाइन करने के लिए पैंतरेबाजी की। सामने वाली पटरी पर ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के इंजीनियरों ने राघव को एक विशाल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाते हुए देखा तो वे दंग रह गए। क्या उसने अभी अभी शून्य से पूरा असेंबली वर्कशॉप खड़ा कर दिया? लानत है, ये किस तरह की क्षमता है? राघव ने उनकी अचंभित नज़रों को नज़रअंदाज किया। जैसे ही कवच पैनल तैयार हुए, उसकी योजना सुबह अपनी टीम से ट्रेन के डिब्बों को साफ करवाने की थी। लेकिन तभी दूर से हेडलाइट्स चमकीं। कई पोला वाहन तूफान को चीरते हुए फ्रेट स्टेशन की ओर बढ़े। डैनियल, राजू और कई अन्य काफिला नेता बाहर निकले। पीछे के वाहनों में कुछ अपरिचित चेहरे थे, जिनका नेतृत्व लंबे, लहरदार लाल बालों वाली एक महिला कर रही थी। उसका कद इतना ऊंचा था कि उसके बगल में खड़े कई पुरुष बौने लग रहे थे। राघव, डैनियल ने उसे देखते ही हाथ हिलाया। कमाल है, तुम बस थोड़ी देर के लिए गए थे और तुमने यहाँ पूरी फैक्ट्री बना ली। राघव ट्रेन से नीचे कूदा। इतनी भी बात नहीं है। उसने लाल बालों वाली महिला की ओर देखा। ये कौन है? महिला आगे बढ़ी। उसकी गहरी आंखों ने राघव को परखते हुए देखा। डैनियल ने परिचय कराया। राघव, ये मोनिका है। इसे कुछ जानकारी साझा करनी है, और यह जानकर कि तुम एक मैकेनिकल क्षमता उपयोग करता हो, इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मोनिका ने हाथ मिलाया। उसकी आवाज़ बुलंद थी। मैकेनिकल एबिलिटी? मत बताना कि तुमने ये पूरी ट्रेन खुद बनाई है। राघव ने राजू और डैनियल को देखा। तुम लोगों ने इसे क्या बताया है? क्या इसे लगता है कि मैं इसके लिए पूरी ट्रेन खड़ी कर दूंगा? राघव मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास इतनी शक्ति होती तो मैं ज़मीन पर भागने के बजाय एक अंतरिक्ष यान बना रहा होता। मोनिका जोर से हंस पड़ी। सही बात है, मेरी गलती थी। वे जल्द ही ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के बार कैरिज में इकट्ठा हुए। डैनियल ने बड़ी गिलासों में शराब डाली, जिसकी तीखी खुशबू हवा में भर गई। तो अगले कुछ दिनों तक तुम सब शहर में आराम कर सकते हो, मोनिका ने कहा। अपनी ताकत वापस पाओ, नए लोगों की भर्ती करो। फीनिक्स और आर्कटिक विंड एलायंस के पास काफ़ी रसद है। भर्ती? डैनियल ने भौहें सिकोड़ी। क्या हम अब लोगों के लिए लड़ने लगे हैं? ज़रूरी नहीं, राजू ने शांति से कहा। जब बहुत से लोग आसपास होते हैं तो छोटे काफिले बड़े काफिलों के साथ जुड़ना चाहते हैं। फीनिक्स सहायता तो दे सकता है, लेकिन वह सबको पाल नहीं सकता।
और फीनिक्स में शामिल होना आसान नहीं है, उनके मिशन मौत के मिशन होते हैं। राघव इस बात को पहले ही समझ चुका था। डॉन सिटी सुरक्षा शुल्क लेती थी, लेकिन फीनिक्स का कोई शहर नहीं था। वे मानवता को बचाने का बोझ उठाते थे। मोनिका ने अपनी शराब का घूंट भरा। ब्लड क्रिस्टल अब मुद्रा बन गए हैं। कल तियाननान स्ट्रीट पर जाना, वहां तुम्हें मनोरंजन भी मिल सकता है। राजू ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हारा मतलब वेश्यालयों से है? हम सब बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसी चीजों की परवाह कौन करता है? ओह, मेरा मतलब वह नहीं था टिल्डर, मोनिका मुस्कुराई। मैं विशेष क्षमता उपयोगकर्ता सेवाओं की बात कर रही थी। कभी आजमाया है? पफफफ्ट। कई काफिला नेता अपनी शराब थूक बैठे, यहाँ तक कि राघव और डैनियल भी स्तब्ध रह गए। अनुष्का ने हाथ बांधते हुए मोनिका को टोका। बहुत हुआ मजाक, कुछ काम की बात करो। मोनिका गंभीर हो गई। ठीक है, 31 तारीख की सुबह से पहले शिलान शहर खाली करने की योजना है। तुम्हारे पास 2 दिन हैं। इसके अलावा नाइटवॉकर्स सेंट्रल एवेन्यू के मिशेल चर्च में क्षमता परीक्षण कर रहे हैं। जो भी उपयोगकर्ता एवोल्यूशन लेवल से ऊपर है, उसे मुफ्त रसद मिलेगी। लेकिन सावधान रहना, बड़े काफिले प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर खींचने की ताक में रहते हैं। डैनियल ने हंसते हुए कहा, अगर मेरे लोग कहीं बेहतर मौका पाते हैं तो मुझे खुशी होगी। मेरा बोझ कम होगा। मोनिका ने राघव की ओर देखा। राघव, तुम्हारी ट्रेन शायद इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास की न हो, लेकिन इसमें तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। राघव खामोश रहा। मोनिका के पास कोई साधारण ट्रेन नहीं है, राजू बुदबुदाया। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास काफिला है, पूरी तरह से स्वचालित हथियार प्रणाली और हर तरह के इलाके में चलने की क्षमता। केवल 20 लोग हैं, लेकिन 200 लोगों के बराबर गोलाबारी है। राघव ने मन ही मनाह भरी। मोनिका कोई साधारण महिला नहीं थी। डैनियल प्रभावित था, लेकिन राजू ने चेतावनी दी, मोनिका, शराब कम पियो। राघव को मदद चाहिए थी, अब उसे डराओ मत। मोनिका ने अपना गिलास मेज पर रखा और झुककर राघव की आंखों में देखा। मैं गंभीर हूँ राघव, मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अध्याय 267, प्रलय की उड़ान। यही टिल्डर, मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, भला कौन सी महिला नायक को पसंद नहीं करती है ना? मोनिका ने राघव की ओर शरारत भरी नज़र से देखते हुए कहा, वह स्पष्ट रूप से मजे में थी। ओह हाँ कैप्टन राघव, मेरी ट्रेन में एक छोटी सी समस्या है। मैंने सुना है कि आप एक मैकेनिकल एबिलिटी यूजर, यांत्रिक शक्ति उपयोगकर्ता हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? छोटी समस्या? राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी। अगर यह वास्तव में इतनी छोटी है तो कोई और इसे ठीक क्यों नहीं कर पाया? अभी कुछ देर पहले डैनियल ने कहा था कि उसकी ट्रेन सैन्य स्तर की और अत्यधिक स्वचालित है। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि उस तरह की मशीन चलाने वाला व्यक्ति छोटी मोटी खराबी को संभालना न जानता हो। राघव जानता था कि मकालू माउंटेन नंबर 1 और सिल्वर स्टार दोनों पर इंजीनियर तैनात थे, और यहाँ भोपाल शहर में पर्यावरण की वैसी कठोर समस्याएं भी नहीं थीं जैसी मकालू माउंटेन नंबर 1 ने झेली थीं। तो फिर ऐसी कौन सी छोटी समस्या थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी? मोनिका ने लापरवाही से अपना वाइन ग्लास मेज पर रखा और चुटकी बजाए। उसके पीछे खड़े एक चश्मे वाले व्यक्ति ने तुरंत एक मोबाइल टर्मिनल उसे थमा दिया। राघव ने उसे लिया, स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी भौहें थोड़ी और तन गईं। स्क्रीन पर मोनिका की ट्रेन का ब्लूप्रिंट और सिस्टम फेलियर लॉग खराबी की रिपोर्ट प्रदर्शित हो रहे थे। उसे सबसे पहले जिस बात ने चौंकाया वह थी खुद ट्रेन। इसे देखकर उसे तुरंत पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, जैसे वह फिर से सिल्वर स्टार को देख रहा हो। मोनिका की ट्रेन में केवल 8 डिब्बे थे, लेकिन यह अल्ट्रा स्मार्ट थी, एक आत्मनिर्भर, जमीन पर चलने वाले जंगी जहाज की तरह। ऊर्जा कार, पावर कार, एक पूर्ण एकीकृत विद्युत प्रणाली, 42 स्वचालित बंदूक बुर्ज, पूर्ण परिवेश स्थिति संवेदन, मल्टी बैंड रडार, अग्निशमन, डी आइसिंग, विमान रोधी प्रणाली, क्लोज इन इलेक्ट्रिक डिफेंस फील्ड। पूरे 200 मीटर लंबी ट्रेन को चलाने के लिए 5 से भी कम लोगों की जरूरत थी। बाकी चालक दल के सदस्य योद्धा और रसद सहायता लॉजिस्टिक्स के लिए थे। इसका इंटीरियर ठोस और सुरक्षित था, लगभग एक सपनों जैसा, डूम्सडे शेल्टर, प्रलय से बचने का आश्रय। यहाँ तक कि इसमें एक स्वचालित वायु परिसंचरण प्रणाली भी थी। राघव की आंखें चमक उठीं। यहाँ मौजूद हर चीज़ वैसी ही थी जैसा उसने कभी खुद बनाने की कल्पना की थी। लेकिन मोनिका की ट्रेन एक निर्बाध, एकीकृत निर्माण थी, इन्फिनिट ट्रेन से बिल्कुल अलग, जो कि सिर्फ एक भारी संशोधित साधारण ट्रेन थी। इस मशीन को देखकर ही अमीरी झलक रही थी। ये ट्रेन ऐसी लगती है जैसे इसे कयामत के लिए ही बनाया गया हो। मोनिका ने उसके चेहरे के भाव देखे और धीरे से मुस्कुराए। उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही है, इसे कोर ग्रुप ने एक प्रलय परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया था, एक सैन्य सहयोग का नमूना।
लिमिटेड एडिशन 2 अरब की एक यूनिट। मेरे 18वें जन्मदिन का उपहार। 2 अरब का जन्मदिन का उपहार। अन्यों ने अजीब भावों से उसकी ओर देखा। राजू ने बस उसे एक तिरछी नज़र से देखा। और टिल्डर, और वह कौन था जो कहता था कि उसे इस उपहार से सबसे ज़्यादा नफरत है? अब खुद को देखो, यही तुम्हारी जीवन रेखा है। यही ही टिल्डर, कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती टिल्डर, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। ऐसे समय में बस जीवित रहना ही मायने रखता है टिल्डर। राघव को आखिरकार समझ आ गया, मोनिका कयामत से पहले एक अमीर वारिस थी। वह जानता था कि अति अमीर लोग प्रलय के बनकर और सर्वाइवल पॉड्स बनाना पसंद करते थे। उनके लिए यह पागलपन नहीं, बल्कि भविष्य की योजना थी। इतने पैसे के साथ कंपनियां खुशी खुशी उनके डर का फायदा उठाती थीं और बाजार में लग्जरी सर्वाइवल तकनीक पेश करती थीं। किसने सोचा था कि वह चीज़ें वास्तव में काम आएंगी? इस समय भोपाल शहर में मोनिका की क्वीन मोनिका मूल रूप से पहियों पर बना एक ऐसा किला थी जिसे पाने के लिए कोई भी जान दे दे, गोला बारूद और सुरक्षा से भरपूर। लेकिन जैसे ही राघव ने फॉल्ट रिपोर्ट को स्क्रॉल किया, उसकी भौहें फिर से तन गईं। समस्याएं काफ़ी हद तक वैसी ही थीं जैसी मकालू माउंटेन नंबर 1 ने झेली थीं। कई सिस्टम फेलियर जो ज़्यादातर ड्राइव घटकों, पावर सिस्टम और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा कोर में केंद्रित थे। और ये केवल साधारण बग नहीं थे, ये खराब रखरखाव के कारण हुई अपरिवर्तनीय विफलताएं थीं। स्पष्ट शब्दों में, अधिकांश पुर्जे मरम्मत के लायक नहीं थे। उन्हें बदलने की ज़रूरत थी। अगर कोई और होता तो खेल खत्म था। लेकिन राघव के पास उसकी मैकेनिकल एबिलिटी थी। पुर्जे भले ही जटिल सामग्रियों के हों, लेकिन पर्याप्त समय और प्रयास के साथ वह उन्हें संभाल सकता था। फिर भी मोनिका और उसके चालक दल के लिए यह एक बुरा सपना था। उसकी ट्रेन एक लिमिटेड एडिशन थी। कोर ग्रुप कयामत के दिन से पहले ही दिवालिया हो गया था। जबकि हथियार मानक सैन्य श्रेणी के थे और उन्हें बदलना आसान था। बाकी सब कुछ चेसिस, ड्राइव सिस्टम, विशेष डिज़ाइन, कस्टम निर्मित था। कोई अतिरिक्त पुर्जे नहीं थे, कोई सहायता नहीं थी, और जाहिर तौर पर बोर्ड पर कोई कुशल इंजीनियर भी नहीं था। समय के साथ चीज़ें लाइलाज टूट फूट में बदल गई थीं। तो हाँ, क्वीन मोनिका दिखने में अच्छी थी, लेकिन ये किसी की कल्पना से कहीं ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मोनिका भी यह जानती थी। जब राघव टर्मिनल देख रहा था तो उसका सामान्य आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ और चेहरे पर तनाव की एक हल्की झलक दिखी। समूह ने सन्नाटे में अपना पे पिया। मोनिका ने अपने गिलास को धीरे से घुमाया जैसे उसमें वाइन हो, और शांति से राघव के फैसले का इंतजार करने लगी। ये संभल सकता है, राघव ने आखिरकार टर्मिनल वापस करते हुए कहा। लेकिन मोनिका के माथे पर शिकन आ गई। उस लेकिन ने उसके पेट में हलचल पैदा कर दी। भुगतान की चिंता न करें, हमारे पास पर्याप्त ब्लड क्रिस्टल हैं। वह मुद्दा नहीं है, राघव ने सिर हिलाया। बात यह है कि मैं आज रात व्यस्त हूँ। मेरी अपनी ट्रेन की मरम्मत अभी पूरी नहीं हुई है। शायद कल सूरज निकलने के बाद मैं आपकी ट्रेन देख सकूं। मोनिका स्पष्ट रूप से रिलैक्स हो गई और एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। ओह टिल्डा, बस इतनी सी बात। आपने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था, हैंडसम टिल्डा। कोई जल्दी नहीं है, उसने खुशी से कहा। अपना समय लें। जब आपका काम हो जाए तो मुझे खोज लेना, मैं आप लोगों को शहर की सैर भी करा दूंगी। डैनियल ये सुनकर उत्साहित हुआ और राजू की ओर मुड़ा। सही समय है, क्यों न हम कल उस मिशेल चर्च चलें और नाइट वॉकर्स से अपनी शक्तियों का परीक्षण करवाएं। शायद कुछ उपयोगी सीखने को मिले, हमारी टीम को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अगली बार जब हमारा सामना किसी ईवी एंटिटी, अजीब इकाई से होगा तो हम बेहतर तैयार होंगे। बिल्कुल, मेरे काफिले के बहुत से लोगों ने पहले ही जाने की योजना बनाई है। एबिलिटी यूजर्स और जीन इवोल्वर्स सभी को कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ और अधिक जानना भी अच्छा होगा, अनुष्का ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं एक एबिलिटी यूजर हूं या जीन इवोल्वर, या मेरी शक्तियां कैसे विकसित हुईं। हम जीवित रहने पर इतने केंद्रित रहे हैं कि हमें ये समझने का समय ही नहीं मिला। आपको नहीं पता, राघव ने उसकी ओर देखा। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है टिल्डा, डैनियल ने कंधे उचकाए। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन केवल ताकत ही पहचान नहीं है। बहुत से जीन इवोल्वर्स भी ऐसे ही होते हैं। अधिकांश लोग बस अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं। फीनिक्स के मार्गदर्शन के बिना कौन जानता है कि क्या चल रहा है। राजू ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और अपने सामान्य आडंबरपूर्ण लहजे में कहा, मेरी सुपर स्पीड पहचानना काफ़ी आसान है, लेकिन मुझे नहीं पता कि टेस्ट में मुझे क्या रैंक मिलेगी। किसी भी तरह से मुझे कठिन रास्ता ही अपनाना होगा। अगर मैं किसी ईरी एंटिटी को हरा सकता हूं तो बढ़िया, अगर नहीं तो खैर। सिर्फ इसलिए कि मेरा स्कोर ऊंचा है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मरूंगा नहीं।
ये पोकर का खेल नहीं है। अंधेरे में बहुत से एबिलिटी यूजर्स मारे गए हैं। तुम सही कह रहे हो, अनुष्का सहमत हुई। लेकिन मुझे लगता है कि रैंकिंग प्रणाली फीनिक्स के लिए एक ट्रैकिंग टूल की तरह अधिक है। जो लोग अब तक जीवित बचे हैं वे शायद और अधिक विकसित हो चुके हैं। यह उन्हें जीवित रहने की दर की भविष्यवाणी करने या मानवता की सीमाओं का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। अगर हम खुद को बेहतर समझ सकें और मजबूत बन सकें तो शायद हम लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। जैसे अंधेरे में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए हमें किस स्तर की आवश्यकता है। मोनिका ने अपनी वाइन का एक घूंट लिया। तर्कसंगत है, लेकिन बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वे राक्षस कैसे प्रकट होते हैं। एक पल में ये सी क्लास ईरी एंटिटी होती है, अगले ही पल यह एस क्लास। आप कभी नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, डैनियल ने गंभीरता से कहा। हमें बस अपनी शक्तियों को जानने की जरूरत है। वे राक्षस अब दिन के उजाले में भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पोलर नाइट, ध्रुवीय रात की चपेट में आ गए तो अराजकता फैल जाएगी। अगर हम उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले हमें जीवित रहना होगा। राघव ने सिर हिलाया, अपना पेय खत्म किया और अपने शरीर में गर्मी की एक लहर महसूस की। उसने गिलास नीचे रखा और खड़ा हो गया। ठीक है, इसे यहीं छोड़ते हैं। मुझे मरम्मत का काम खत्म करना है। हम कल बात करेंगे। अब जब सबको भोपाल शहर की स्थिति की बेहतर समझ हो गई थी तो मौत के करीब होने का दबाव थोड़ा कम होने लगा था, खासकर शराब की गर्मी के साथ। लेकिन राघव उन लोगों में से नहीं था जो लंबे समय तक रिलैक्स रहें। वह सावधान होने के लिए बहुत सारे खतरों से बचकर निकला था। उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता ट्रेन को फिर से युद्ध के लिए तैयार करना था। डैनियल और अनुष्का को भी ऐसा ही लगा। मकालू माउंटेन नंबर 1 में एक बड़ा दल और बहुत सारे डिब्बे थे। जब तक ट्रेन सुरक्षित नहीं हो जाती कोई भी चैन से नहीं सोएगा। कयामत के समय में अस्तित्व हमेशा तैयार रहने वालों का साथ देता है। ठीक है, वापस चलते हैं। काफिले में अभी भी सब अस्त व्यस्त है। जब तक ये सुलझ नहीं जाता चैन नहीं मिलेगा। काफिले के अन्य नेता भी उठने लगे। हे हैंडसम टिल्डा। जैसे ही राघव मकालू माउंटेन नंबर 1 से नीचे उतरा, मोनिका ने पीछे से आवाज दी। बर्फीले तूफान के बीच मोनिका के एक आदमी ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर कोट डाला। वह शालीनता से राघव के पास आए और उसे एक छोटा कम्युनिकेटर थमाया। यह मेरी निजी फ्रीक्वेंसी है। अगर भोपाल शहर में रहने के दौरान आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राघव ने उसकी ओर और फिर उस डिवाइस की ओर देखा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी ट्रेन ठीक कर सकता हूँ। मोनिका हल्की सी मुस्कुराए। आप जैसा व्यक्ति सिर्फ एक वादा ही लोगों को आशा देने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मुझे पुराने राजू के फैसले पर भरोसा है। भले ही आप इसे ठीक न कर सकें, फिर भी मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। राघव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके बोलने का तरीका उच्च वर्ग जैसा था, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन बहुत चापलूसी वाला नहीं। विनम्र, फिर भी गर्वित। लेकिन उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसकी असली दिलचस्पी उस ट्रेन को करीब से देखने, उसके डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट को स्कैन करने के मौके में थी। ये बाद में उसकी अपनी योजना के लिए उपयोगी हो सकता था। जहां तक भुगतान का सवाल था, खैर वह बाद की बात थी। अभी उसकी एकमात्र प्राथमिकता अपनी ट्रेन को वापस आकार में लाना था। उसने मोनिका को बस एक बार सिर हिलाया। ठीक है, कल मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। मोनिका ने उसके पीछे खड़ी इन्फिनिट ट्रेन पर एक और नज़र डाली, फिर मुड़ी और अपनी गाड़ी में चली गई। देर रात तक मकालू माउंटेन नंबर 1 पर मरम्मत का काम चल रहा था। राघव ने देखा कि यह केवल साधारण रखरखाव नहीं था। वे बख्तरबंद पैनलों और हथियार स्टेशनों पर नए उपकरण लगा रहे थे। बहुत सारे उपकरण पहले से ही तैयार थे और डिब्बों के अंदर से बाहर लाए जा रहे थे। ये सभी सिस्टम हमने साइलेंट सिटी से खरीदे हैं, अनुष्का ने राघव को इन्फिनिट ट्रेन के ऊपर आर्मर पैनल बनाते हुए देखकर कहा। वह लापरवाही से पास आए। इस पर हमें काफ़ी खर्च करना पड़ा। उसने राघव के हाथों में विशाल आर्मर प्लेटों को ईर्ष्या की हल्की झलक के साथ देखा। ये फैक्ट्री ग्रेड कास्टिंग बड़ी मशीनरी के बिना नहीं बनाई जा सकती। अधिकांश जीवित बचे लोग बस जो भी कबाड़ मिलता है उसे जोड़ लेते हैं। लेकिन आपकी क्षमता, सच कहूं तो यह एक पूरी औद्योगिक श्रृंखला होने जैसा है। राघव ने सांस छोड़ी। ठंड में उसकी सांस सफ़ेद धुएं की तरह निकली। वह नीचे झुका, स्पष्ट रूप से उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था। साइलेंट सिटी, हम सुना है कि वे तेजी से बढ़ रहे हैं, फीनिक्स के साथ काम कर रहे हैं। कयामत में औद्योगिक उत्पादन, क्या ये कोई बड़ी बात है? अनुष्का ने सिर हिलाया। हाँ, हमने उनके साथ एक बार व्यापार किया था जब वे वेई नदी के पास से गुजरे थे।
वहीं से हमें उस मुसीबत के बारे में पता चला जिसमें फीनिक्स इमरजेंसी टीम क्लाइंबिंग एलिवेटर पर फंस गई थी, इसलिए हमने हिंगशान दर्रे के रास्ता बदल दिया और भोपाल शहर वापस आ गए। इससे राघव की याददाश्त ताज़ा हुई। बाघा ने लीडर रसिका की टीम के मुसीबत में पड़ने के बारे में कुछ बताया था, लेकिन अब उसके पास एक नया सवाल था। आपने कहा कि वे वेई नदी से गुजरे, तो साइलेंट सिटी एक काफिला है? अनुष्का ने सिर हिलाया। नहीं, यह एक शहर है, एक चलता फिरता यांत्रिक औद्योगिक शहर। क्या? राघव दंग रह गया। पिछली बार जब उसने सुना था, किसी ने उसे बताया था कि साइलेंट सिटी एक जहाज है। अनुष्का को उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। हम भी पहले हैरान थे। खबर है कि पूरी जगह जमीन, समुद्र और हवा में घूम सकती है। यह उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जिन्हें एबिस रसातल ने नहीं निगला है और अन्य समूहों और गठबंधनों के साथ व्यापार करता है। इसमें एक पूर्ण औद्योगिक प्रणाली है और हजारों लोग रहते हैं। उन्होंने ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑल्टरन ड्राइव मॉड्यूल को अपग्रेड किया था। हमने उनसे बहुत सारे रक्षा हथियार और कैरेज डिज़ाइन भी खरीदे। एक चलता फिरता हथियारों का सौदागर। राघव उत्सुक दिखा। अब ये दिलचस्प है। अनुष्का ने कंधे उचकाए। पूरी दुनिया नर्क बन गई है। इंजीनियरिंग के ये चमत्कार जीवित रहने के बस हताश प्रयास हैं। यहाँ तक कि एक तैरता हुआ शहर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। लेकिन औद्योगिक वस्तुएं दुर्लभ और आवश्यक हो गई हैं, बुनियादी अस्तित्व की ज़रूरतें। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी क्षमता में अपार संभावनाएं हैं। ये व्यवहारिक रूप से एक वन मैन फैक्ट्री है। संभावना तभी उपयोगी है जब आप जीवित रहें। राघव ने दो टूक कहा और आर्मर पैनलों पर वापस काम करने लगा। यह अब मात्रा के बारे में नहीं है, ये गुणवत्ता के बारे में है। अंधेरे के खिलाफ सब कुछ अज्ञात है। अंतर बहुत बड़ा है, इसे समझाने, समझने या हल करने का कोई तरीका नहीं है। अनुष्का की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... चलो उम्मीद करते हैं कि मानवता के पूरी तरह खत्म होने से पहले हमें कोई सफलता मिल जाए। राघव ने जल्दी से गणना की। 30 से अधिक आर्मर प्लेटों को बदलने की ज़रूरत थी। उसने अभी छत को छूने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन दोनों तरफ नए पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक पूरी तरह से सीलबंद, एकीकृत कवच बनेगा। स्वचालित दरवाजों और खिड़कियों के साथ रक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। उसने मकालू माउंटेन नंबर 1 द्वारा उपहार में दिए गए आर्कपल्स रेजोनेटर को भी स्कैन किया। उसकी योजना इसे कॉपी करने और हर डिब्बे में एक स्थापित करने की थी, जिससे इन्फिनिट ट्रेन को मोनिका की ट्रेन की तरह एक पूर्ण परिवेश क्लोज इन इलेक्ट्रिक डिफेंस फील्ड मिल सके। इलेक्ट्रिक ब्लेड आर्मर सिस्टम के साथ मिलकर ट्रेन का बाहरी हिस्सा अब जवाबी हमले करने में सक्षम होगा, जो राक्षसों के झुंड के खिलाफ महत्वपूर्ण था। फिर आंतरिक प्रणालियां थीं। अत्यधिक ठंड के बाद हीटिंग, डी आइसिंग सर्किट और कार के इंटीरियर का भारी परीक्षण हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी मुख्य ड्राइव सिस्टम था। राघव को सिरदर्द महसूस होने लगा। उस हिस्से को फिर से फिट करना एक बहुत बड़ा काम था। वह राज जैसे साथियों की मदद से वेल्डिंग और रखरखाव संभाल सकता था, लेकिन पूरे ड्राइव को बदलना अकेले मुमकिन नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो ये लगभग एक नई ट्रेन बनाने जैसा था। शायद साइलेंट सिटी इसमें मदद कर सके, या शायद मोनिका की एकीकृत स्मार्ट डूम्सडे ट्रेन अध्ययन करने लायक थी। उस विचार ने उसे क्वीन मोनिका के बारे में और भी उत्सुक कर दिया। लगता है कल इसे देखूंगा। जहां तक नाइटवॉकर्स के शक्ति मूल्यांकन का सवाल था, उसने बाघा से वादा किया था कि वह इसमें शामिल होगा। उसने सोचा कि उसके साथियों को भी जाना चाहिए। उसे वास्तव में जिसकी परवाह थी, वह थी उन्हें मजबूत बनने में मदद करना। आखिरकार, जब से हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ने डार्क एनर्जी को बदलना शुरू किया था, टीम का विकास तेजी से हुआ था। विशेष रूप से सुमी, पूनम, चिराग और नीतू जैसे लोग, उनका जीन एवोल्यूशन, आनुवंशिक विकास बहुत शानदार था। उदाहरण के लिए नीतू को हीलें, वह लड़की शायद अपू राघव को आरामबाग स्टेशन पर मिला उत्परिवर्ती एबिलिटी यूजर को अपने नंगे हाथों से कुचल सकती थी। और वह आदमी तो पहले ही एक राक्षस में बदल चुका था। इतने कम समय में मानवता के विकास और वृद्धि की दर आसमान छू गई थी। शायद ये वास्तव में दिखाता था कि आपदा में फेंके जाने पर लोग कितने अनुकूलनीय हो सकते हैं। क्लैंग क्लैंग। कामचलाऊ मरम्मत तंबू में राघव ने यूनिट 01 के आर्मर से प्रेरित नए डिज़ाइन किए गए कंपोजिट आर्मर प्लेट बनाना जारी रखा। ये प्लेटें अधिक जटिल थीं और दुर्लभ सामग्री की खपत करती थीं। उसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पूरी गति से चल रहा था, टंगस्टन टाइटेनियम अलॉय को बदल रहा था, जबकि राघव के हाथ कभी नहीं रुके। इसका फायदा, उसका मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कौशल लगातार बढ़ रहा था। मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग दक्षता +10 मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग दक्षता +10 मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल 4।
766-2000 निर्माण दक्षता बढ़ाता है। सिर्फ एक रात में उसने लगभग 300 अंक हासिल किए थे। अगर उसे भोपाल शहर में कुछ और दिन मिलते तो वह कवच का काम पूरा कर सकता था। शायद ट्रेन के आगे और पीछे के सिरों के लिए एक 1130 CIWS और एक G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन भी बना सकता था। इससे उनकी गोलाबारी की कमी पूरी हो जाती। वह मिसाइल सिस्टम लगाने के बारे में भी सोच रहा था, जो एक प्रमुख आक्रामक संपत्ति बन सकता था। फिर 100 सूट उत्पादन था। वह शायद नीतू और चिराग के लिए 2 और बना सकता था। इससे काफिले की ताकत और उसकी दक्षता दोनों बढ़ जाती। और एक बार जब उसे शहर के लेआउट का पता चल जाता तो वह गंभीरता से अपना खुद का हथियार व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहा था, जैसा कि हिंगशान दर्रे में था। साइलेंट सिटी की तरह वह हथियार और औद्योगिक गियर बेचना या मरम्मत सेवाओं की पेशकश करना शुरू कर सकता था। सामग्री, दुर्लभ संसाधनों, यहाँ तक कि एबिलिटी बढ़ाने वाली वस्तुओं के लिए व्यापार करना। अब जब उसके पास कोल्ड डार्क रीजेंट्स थे तो ब्लड क्रिस्टल कहीं अधिक मूल्यवान थे। उसे जल्दी से स्टॉक करना था। जैसे जैसे उसके विचार घूम रहे थे, समय बीतता गया। सुबह के 8 बज चुके थे, हालांकि आसमान में रात का ही सन्नाटा छाया हुआ था। बर्फीला तूफान थम गया था। शहर के बाहर दूर से आ रही तोपों की आवाज़ किसी समय खामोश हो गई थी। भोपाल शहर एक दुर्लभ और गहरी शांति में लिपटा हुआ था। इन्फिनिट ट्रेन पर सवार सभी लोगों को आखिरकार एक शांत, सुकून भरी रात मिली। ये केवल हथियारों या शहर की दीवारों के बारे में नहीं था। ये सामूहिक प्रभाव था। हजारों जीवित बचे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, अंधेरे के माध्यम से अंतहीन उड़ान के बाद एक दुर्लभ अभयारण्य। सुरक्षा संख्या में महसूस की जा रही थी, कुछ ऐसा जो आप अंधेरे में अकेले भागते हुए कभी महसूस नहीं कर सकते। डिब्बा नंबर 1 में पूनम एक गहरी, जरूरी नींद के बाद जागी। उसे अब तक एहसास नहीं हुआ था कि वह कितनी थकी हुई थी, लेकिन आज उसने खुद को पूरी तरह रिचार्ज महसूस किया। भोपाल शहर छोड़ने के बाद से यह पहली बार था जब उसने व्यक्तिगत रूप से ऐसी क्रूर लड़ाई का सामना किया था। जीवन और मृत्यु एक धागे से लटके हुए थे। उसकी आंखें खुल गईं। वह एक झटके में बिस्तर से बाहर निकली। उसका शरीर दर्द और जकड़न से कराह रहा था, लेकिन उसका दिल सीने में ताकत के साथ धड़क रहा था। उसने जल्दी से डिब्बे को स्कैन किया। राघव का कोई निशान नहीं था। उसने कम्युनिकेटर उठाया। राघव, तुम जाग गई। उसकी आवाज़ आई। पूनम ने राहत की सांस ली। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अपना थर्मल गियर पहनकर उसने डिब्बे का दरवाज़ा खोला। बिना सोचे समझे उसने दरवाजे के हैंडल पर पैर रखा, जोर से धक्का दिया और एक सहज, हवाई चाप में ट्रेन की छत पर बैकफ्लिप कर गई। धप! जैसे ही वह नीचे उतरी, पूनम अपनी खुद की सजगता देखकर स्तब्ध रह गई, ठीक वैसे ही जैसे राघव ने उसे आश्चर्य और घबराहट के मिश्रण के साथ देखा था। सुश्री पूनम, आप भला यहाँ ऊपर कैसे आईं? वह थोड़ा हैरान होकर नीचे डिब्बे की ओर देखते हुए झिझक गई। मुझे लगा कि मैंने अपना एक सूट पहना हुआ है। वह वास्तव में भ्रमित लग रही थी। मुझे कल युद्ध के दौरान इसमें घूमने की आदत हो गई थी। मैंने अभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे पहना भी नहीं है। राघव की आंखें फटी रह गईं क्योंकि उसने याद किया कि वह अभी लगभग 3 मीटर हवा में उछली थी। वह बिना सूट के ऐसे कूद गई। ये किस तरह की विकास गति है? उसने सोचा। लगता है कि जीन इवोल्वर्स अनिवार्य रूप से एबिलिटी यूजर्स से कमज़ोर नहीं हैं। पूनम ने अपनी बाहों और मुट्ठियों का परीक्षण किया। मैं खुद को मजबूत महसूस कर रही हूँ। और उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। राघव हैरान होकर नीचे देखने लगा। वे अभी भी 2 या 3 मीटर दूर थे। वह थर्मल गियर में लिपटा हुआ था और हवा उनके चारों ओर चल रही थी और वह फिर भी उसे सुन सकती थी। लगता है कि तुम्हारी इंद्रियां भी विकसित हो रही हैं, उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। पूनम ने सिर हिलाया, अभी भी बदलावों के साथ तालमेल बिठा रही थी। शायद ये कल की लड़ाई का असर है। बेशक, राघव ने कहा। लड़ाई, हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम पावर बूस्ट और उस राक्षस झुंड से बचने के बीच इन्फिनिट ट्रेन और मकालू माउंटेन नंबर 1 पर सभी ने कुछ न कुछ हासिल किया था। जब तक वे जीवित बचे रहे, लाभ निर्विवाद थे। अध्याय 268, वैज्ञानिक बहस। ये वास्तव में शिकारियों के बीच सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता के नियम का पालन करता है। बस बात यह है कि इनका विकास बहुत ही तेज है, राघव ने धीरे से बुदबुदाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पूनम ने पूछा। कुछ नहीं। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? पूनम ने छत पर रखे भारी मात्रा में आर्मर प्लेटों और नीचे के प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। उसकी आंखों में राघव के लिए चिंता थी। आप पूरी रात काम करते रहे हैं। बाकी काम हम पर छोड़ दें। जाए और थोड़ा आराम कर लीजिए। राघव ने सिर हिलाया। अभी काम पूरा नहीं हुआ है।
काफी कुछ बचा है। चिंता मत करो, मैं अभी भी ठीक स्थिति में हूँ। एक बार जब सब जाग जाएंगे तो मैं उन्हें मदद के लिए बुला लूंगा। हालात को देखते हुए राघव ने सोते हुए टीम के सदस्यों को न जगाने का फैसला किया। सबको तब तक सोने देना जब तक वे खुद न जागें एक दुर्लभ विलासिता थी और यह स्पष्ट रूप से सभी को शारीरिक रूप से ठीक होने में मदद कर रहा था। साथ ही राघव ने शहर की स्थिति पूनम के साथ साझा की। आर्मर को अपग्रेड करने के बाद उसकी योजना थी कि टीम के सभी सदस्य फीनिक्स के तहत नाइट वॉकर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर अपना परीक्षण करवाएं और शहर के आसपास के विभिन्न शिविरों में जाकर जानकारी जुटाएं और सामान का व्यापार करें। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो वह टीम को इस अपेक्षाकृत सुरक्षित शहर में घूमने के लिए कुछ खाली समय भी देना चाहता था। सिंगरूर सिटी स्पेसपोर्ट से लेकर अब तक इन कुछ दर्जन लोगों ने बिना किसी ब्रेक के बहुत कुछ झेला था। यहाँ तक कि रजिता जैसी लड़की भी काफ़ी शांत हो गई थी। हमारे पास वर्तमान में 41 लेवल -1 ईरी ब्लड क्रिस्टल, 5 लेवल -2 और 1 लेवल -3 है। पूनम ने राघव की पिछली बात का उत्तर देते हुए अपनी वर्तमान सूची की रिपोर्ट दी। जहाँ तक रसद का सवाल है, हमने हेंगशान दर्रे पर काफ़ी व्यापार किया था। हमारे पास फिलहाल पर्याप्त भोजन और पानी है। बस कुछ स्वच्छता उत्पादों की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी सब ठीक है। राघव ने सिर हिलाया। तो हमारी सबसे बड़ी चिंता अभी खुद ट्रेन, हथियार और शक्तियां हैं। भोजन और पानी की व्यवस्था होने के बाद अगली प्राथमिकता पर्यावरण और रक्षा थी, ये सुनिश्चित करना कि इन्फिनिट ट्रेन राक्षसों की लहरों के खिलाफ टिक सके, इसकी गति और अनुकूलन क्षमता में सुधार हो और ईरी एंटिटीज तथा डार्क इन्वेजन, अंधेरे का आक्रमण से कैसे बचा जाए। खनक। राघव ने अभी अभी बनाई गई एक आर्मर प्लेट को क्रेन पर रखा। उसने पूरी रात बिता दी थी और केवल आधा काम ही हो पाया था। अब वह सामग्री की कमी के कारण फिर से रुक गया था। टंगस्टन टाइटेनियम अलॉय बनाने के लिए भारी मात्रा में बेस स्टील की आवश्यकता थी। शूश। ट्रेन के दाहिनी ओर के प्लेटफॉर्म को देखते हुए राघव ने गहरी सांस छोड़ी। आज के लिए यहीं रुकते हैं। मैं पहले दाहिना हिस्सा पूरा करूंगा, फिर आज रात बाएं हिस्से को संभालूंगा। दाहिनी ओर सबसे अधिक क्षति हुई थी, इसलिए वह सबसे खराब प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा था। वुरर। तभी सेना के कुछ स्नो व्हीकल, बर्फ पर चलने वाले वाहन, बर्फीले तूफान को चीरते हुए सीधे इन्फिनिट ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। ये फीनिक्स है, पूनम ने कहा। उसकी दृष्टि उत्कृष्ट थी, उसने दूर से ही वाहनों पर लगे लोगों को पहचान लिया था। राघव के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने हाथ झाड़े। उसे आश्चर्य नहीं था कि फीनिक्स उसे ढूंढते हुए आ सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे भोर से पहले ही आ जाएंगे। चलो चलकर देखते हैं। नीचे कूदना है? पूनम ने स्वाभाविक रूप से पूछा। वह झिझकी, अपनी क्षमता पर उसे थोड़ा संदेह था। राघव धीरे से हंसा। सुश्री पूनम, अब आप मुझसे कहीं ज्यादा ऊंचा कूद सकती हैं। पूनम ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के दबाव को नियंत्रित किया और छलांग लगा दी। शूश। वह बहुत कोमलता से नीचे उतरी। उसकी घबराहट पूरी तरह गायब हो गई थी, जिसकी जगह एक असीम आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह मुड़ी, उसका चेहरा खिला हुआ था और आंखें राघव की ओर देखते हुए स्थिर और गर्म थीं। ये देख राघव हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे नीचे कूद गया। जैसे ही वह उतरा, स्नो व्हीकल पहुंच गए। एक दरवाज़ा खुला और मोटे चश्मे वाला एक दुबला पतला, थका हुआ सा दिखने वाला आदमी बाहर कूदा, जो खुशी से झूम रहा था। कैप्टन राघव। राघव की आंखें चमक उठीं। माइक, वही हूँ, सच में मैं ही हूँ। पुराने दोस्त को देखना एक सुखद आश्चर्य था। राघव को माइक के साथ सिंगरूर सिटी स्पेसपोर्ट में गेट और क्लाइंबिंग एलिवेटर की मरम्मत करना अच्छी तरह याद था। लेकिन बाघा से यह जानने के बाद कि वहाँ की सपोर्ट टीम खत्म हो गई है, उसे लगा था कि माइक भी नहीं बचा होगा। माइक ने जल्दी से अपने साथ आए बुजुर्ग का परिचय कराया। ये प्रोफेसर स्मिथ हैं, भोपाल यूनाइटेड रिसर्च ग्रुप के प्रमुख, मेरे गुरु और वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी। वे कोल्ड डार्क फंडामेंटल पार्टिकल्स के अध्ययन में बहुत आगे हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं स्मिथ हूँ। आप इन्फिनिट ट्रेन के कप्तान हैं, है ना? वह शोध डेटा आप ही की ओर से आया था। राघव ने माइक की ओर देखा, फिर प्रोफेसर स्मिथ को सिर हिलाकर सहमति दी। हाँ, वह हमारा ही था। प्रोफेसर ने तुरंत अपने दस्ताने उतारे और राघव से मजबूती से हाथ मिलाया। राघव ने सोचा था कि फीनिक्स किसी शक्ति से संबंधित मामले के लिए आया है, लेकिन पता चला कि सबसे पहले पहुंचने वाली एक शोध टीम थी। माइक ने उत्साह में आगे कहा, जैसे ही प्रोफेसर ने आपका डेटा देखा, उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमारा एम्परर प्रोजेक्ट के लोगों के साथ मतभेद हो गया, इसलिए हम बिना सूचना के यहाँ चले आए। एम्परर प्रोजेक्ट? राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। तभी कई और शोधकर्ता बाहर निकले, जिनमें एम्परर टीम का प्रसंजीत भी शामिल था।
कैप्टन राघव, प्रसन्नजीत ने तेज कदमों से पास आते हुए कहा। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। राघव ने दोनों टीमों को देखा, फीनिक्स का यूनाइटेड रिसर्च ग्रुप और एम्परर प्रोजेक्ट टीम। प्रोफेसर स्मिथ, कैप्टन प्रसन्नजीत, यहाँ क्या चल रहा है? प्रसन्नजीत पहले बोला। भोपाल कमांड अब से 2 दिन बाद की निकासी योजना को अंतिम रूप दे रही है। प्रोफेसर स्मिथ के पास डार्क एंटिटी के व्यवहार की एक अनूठी व्याख्या है। कैसी व्याख्या? राघव ने पूछा। डार्क मार्क, अंधेरे का निशान। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, प्रोफेसर स्मिथ चमकती आंखों के साथ आगे बढ़े। आपका नामकरण अविश्वसनीय रूप से सटीक था। आपके अवलोकन डेटा ने किसी भी सोल वेव डेटा के बिना केवल एक विषय के आधार पर इकाई की उपस्थिति की भविष्यवाणी करने में 99.9% सटीकता हासिल की। कैसे? 99.9%। राघव दंग रह गया। रिया वास्तव में बहुत बारीकी से काम करती थी। प्रोफेसर स्मिथ ने उत्तेजित होकर अपनी बात जारी रखी। माइक ने जोड़ा, कैप्टन राघव, मेरे शिक्षक ने कैंपफायर थ्योरी, कैंपफायर सिद्धांत भी प्रस्तावित की थी, जो आपके डार्क मार्क विचार से काफ़ी मिलती जुलती है। समस्या बस यह है कि हमें कैंपफायर के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह किसी भी जैविक तर्क, बायोलॉजिकल लॉजिक में फिट नहीं बैठता। प्रसन्नजीत ने 2 टूक शब्दों में बीच में कहा। सभी प्राकृतिक प्राणी जीवित रहने और प्रजनन के आधार पर कार्य करते हैं। डार्क एंटिटीज का प्रकट होना स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। यह अंधेरे की विशेषता है, लोगों की नहीं। चरों के बीच का स्थिरांक। हमें उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रोफेसर स्मिथ चिल्लाए, प्रसन्नजीत से बहस करते हुए। एक पल में दोनों पक्ष फिर से एक दूसरे के आमने सामने थे। राघव और पूनम ने एक दूसरे को देखा, दोनों थोड़ा असमंजस में थे। माइक पास आया। वे पूरी रात इसी तरह बहस कर रहे हैं। वे आखिर किस बात पर बहस कर रहे हैं? राघव ने पूछा। माइक ने समझाया कि यह डार्क एंटिटी के व्यवहार के मौलिक तर्क को लेकर असहमति थी। कैप्टन प्रसन्नजीत की टीम को लगता है कि मेरे गुरु की कैंपफायर थ्योरी पूरी तरह निराधार है। वे स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी टीम के घिरे होने और मारे जाने का कारण कहीं और एस क्लास ईरी एंटिटी से लड़ने के दौरान लगा बचा हुआ निशान मार्कर था। राघव ने सिर हिलाया। लेकिन वास्तविकता यही है। याजे झील से लेकर ट्राकामार तक सभी ईरी एंटिटीज वहीं खींची चली आईं, यहाँ तक कि 2 डीप एबिस वर्म्स, गहरे रसातल के कीड़े भी। अगर किसी एस क्लास का निशान नहीं था, तो इसे और क्या समझा सकता है? प्रोफेसर स्मिथ अचानक एक मोबाइल टर्मिनल थामे हुए आए। कैप्टन राघव, मेरा एक सवाल है। क्या आपके पास कोई बहुत ही खास एबिलिटी यूजर है जो इन चीज़ों को महसूस कर सकता है? निश्चित रूप से उनके पास है। प्रसन्नजीत आगे बढ़ा। मैंने आपको पहले ही बताया था कैप्टन राघव और उनकी टीम के शक्तिशाली एबिलिटी यूजर्स के बिना हम ट्राकामार से बाहर नहीं निकल पाते। उस समय एक शांत और गंभीर आवाज़ ने बहस को बीच में ही काट दिया। डार्क एंटिटीज द्वारा चिन्हित किया जाना और उनका उच्च स्तरीय संज्ञान रखना, ये दोनों बातें परस्पर अनन्य नहीं हैं। सभी मुड़े और देखा कि एक महिला इन्फिनिट ट्रेन से नीचे आ रही थी। रिया, मैं रिया हूँ, अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 की लैब की पूर्व मुख्य जीव विज्ञानी, वर्तमान में इन्फिनिट ट्रेन की जैविक शोधकर्ता। वह शोध फाइल मैंने ही लिखी थी। शोधकर्ताओं ने उसे घेर लिया। प्रसन्नजीत ने पूछा कि क्या रिपोर्ट किसी एबिलिटी यूजर की धारणा पर आधारित थी? रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सोल वेव वैल्यू का उपयोग केवल पूरक निगरानी के रूप में किया गया था। नौजवान, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। प्रोफेसर स्मिथ ने प्रसन्नजीत को डांटा। रिया समूह की ओर मुड़ी। ये किसी विशेष एबिलिटी यूजर से नहीं है। ये ब्लड स्कॉच फ्लोरा, रक्त संकट वनस्पति के एक नमूने के कारण था। हमने अपने पलायन के दौरान इसकी खोज की थी और पाया कि इसमें इन तथाकथित निशानों को महसूस करने की क्षमता थी। दूसरे शब्दों में, हमने खुद को परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल किया और हमारे निष्कर्षों ने पुष्टि की कि यह निशान डार्क एंटिटी के हमलों को सक्रिय करता है। ब्लड स्कॉच फ्लोरा। प्रोफेसर स्मिथ का चेहरा पीला पड़ गया। माइक सदमे में राघव की ओर मुड़ा। कैप्टन राघव, मुझे मत बताना कि यह वही चीज़ है जिसके लिए फेडरेशन की अनीता आपको परेशान कर रही थी। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, हमें यह अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 में मिला था। प्रोफेसर स्मिथ बेताब थे। ये ब्लड स्कॉच फ्लोरा अब कहाँ है? क्या आप हमें तुरंत इस पर परीक्षण करने देंगे? राघव के चेहरे के भाव बदल गए। हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। क्षमा करें, ये चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राघव ने 2 टूक जवाब दिया। प्रोफेसर स्मिथ स्पष्ट रूप से चिंतित हो गए। देखो तो हम किस हाल में हैं। हर जगह जीवित बचे लोगों के पास इन खतरों का पता लगाने या उनका मुकाबला करने का कोई साधन नहीं है। मैं
स्मिथ, अपने नाम की कसम खाता हूँ, हम इसका उपयोग केवल शोध के लिए करेंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं। माइक ने राघव को एक तरफ खींचा। कैप्टन राघव, कृपया बुरा न माने। मेरे प्रोफेसर थोड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है। राघव रिया की ओर मुड़ा। डायरेक्टर रिया, आपकी क्या राय है? रिया ने समझाया कि सही उपकरणों के साथ, जो ट्रेन में नहीं थे, वे कण स्तर की सामग्रियों का विश्लेषण कर सकते थे और इस रहस्य को सुलझा सकते थे। हमारे पास एक अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम डिटेक्टर है, प्रसन्नजीत अचानक बोला। एम्परर प्रोजेक्ट के पास एक है। अगर प्रोफेसर स्मिथ को इसकी ज़रूरत है तो हम इसे प्रदान करेंगे। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। प्रोफेसर स्मिथ की टीम में उत्साह की लहर दौड़ गई। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही संकीर्ण सोच वाला रहा हूँ, राघव ने आह भरी। ठीक है, उन्हें इसे उधार लेने दो। इंसानियत के लिए, रिया ने पूछा। राघव ने सूखे लहजे में जवाब दिया, नहीं, बस इतना समझो कि मैं इन बुजुर्गों का मान रख रहा हूँ। रिया हल्की सी मुस्कुराए। मैं अगले 2 दिनों तक उनके साथ जाऊंगी और शोध में मदद करूंगी। मैं ये वादा नहीं कर सकती कि इससे काम तेज होगा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम सुरक्षित रहे। राघव की आंखें चमक उठीं। और फीनिक्स वर्तमान में पौधों की खेती पर शोध कर रहा है। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा वापस ला सकूं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, रिया ने आगे जोड़ा। डायरेक्टर रिया, राघव ने उसे आश्चर्य से देखा। आप दिन ब दिन और भी बेहतर होती जा रही हैं। अध्याय 269, शक्ति का परीक्षण। कुछ ही देर बाद रिया अपनी तैयारी पूरी कर और लैपटॉप थामे ट्रेन से नीचे आ गई। उसके पीछे पूनम थी, जिसने हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम के गमले को बड़ी सावधानी से पकड़ा हुआ था। जैसे ही शोध दल की नज़र उस अजीब काले पौधे पर पड़ी, वे तुरंत रिया के चारों ओर जमा हो गए और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। जल्द ही स्मिथ और कुछ अन्य लोगों ने पूरी सुरक्षा के साथ उस काले पौधे को अपने वाहन पर चढ़ा लिया। रिया ने राघव की ओर सिर हिलाकर संकेत दिया और शोध दल के साथ उनके वाहन में सवार हो गई। सुनिश्चित करें कि यह हर समय सुरक्षित रहे। वापस पहुंचते ही प्रयोग की तैयारी शुरू करें। जो भी मदद कर सकता है उसे बुलाएं। स्मिथ ऊर्जा से भरे हुए थे। उनके वृद्ध चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक बेकाबू उत्साह था। कार में बैठने से पहले ही वे आदेश देने लगे थे। प्रसन्नजीत राघव के पास आया और गंभीरता से बोला, कैप्टन राघव, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने न केवल हमारी टीम को बचाया, बल्कि आप फीनिक्स के काम का भी समर्थन कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि धन्यवाद। अगर हम इस एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स से बाहर निकल गए तो मैं अपने वरिष्ठों से बात करूंगा। आपकी क्षमता हमारे एम्परर प्रोजेक्ट को एक अनूठा समाधान दे सकती है। आप बहुत विनम्र हैं, राघव ने उत्तर दिया। वह प्रसन्नजीत के बारे में बेहतर सोचने लगा था। जैसा कि किकी ने कहा था, वह आदमी निश्चित रूप से किताबी किस्म का था, लेकिन अभी उसने अपने चरित्र की असली मजबूती दिखाई थी। मतभेदों को दरकिनार कर संकट के क्षणों में साथ काम करना, ऐसी मानसिकता आसान नहीं होती। यही कारण था कि राघव के मन में वैज्ञानिकों के लिए सच्चा सम्मान था। माइक को छोड़कर बाकी सभी लोग सवार हो चुके थे। माइक अभी भी बर्फ में अपने कोट की जेबें टटोल रहा था। वह काफ़ी चिंतित दिख रहा था। फिर वह राघव के पास आया और एक छोटा काला लोहे का डिब्बा निकाला। उसने अपने दस्ताने उतारे और उसे खोलने से पहले अपने हाथों को फूंक मारकर गर्म किया। अंदर 3 लेवल 1 ब्लड क्रिस्टल थे, जो डिब्बे में धीरे धीरे लुढ़कते हुए चमक रहे थे। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ उसे राघव की ओर बढ़ाया। स्मिथ पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें राजनीति या इनामों की परवाह नहीं है। वे हमेशा मानवता की भलाई की बात करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह ब्लड स्कॉच फ्लोरा आपके लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि शोध सफल होने के बाद फीनिक्स आपको कोई बड़ी पहचान दे, लेकिन फिलहाल हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसने थोड़ा झुककर कहा, तो इसे हमारी शोध टीम की ओर से एक छोटा सा उपहार समझें। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। हम वादा करते हैं, हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हम आज से बिना रुके काम करेंगे। राघव देख सकता था कि माइक कितना थका हुआ था। उसकी स्थिति में किसी के लिए 3 ब्लड क्रिस्टल इकट्ठा करना एक गंभीर प्रयास रहा होगा। उसने धीरे से डिब्बे को वापस धकेल दिया। अगर मैं फीनिक्स के साथ काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे आप पर भरोसा है। इनाम की चिंता न करें। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हमें कुछ उपयोगी मिले, कुछ ऐसा जो वास्तव में जीवित बचे लोगों की मदद कर सके। माइक की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी नज़र अपने हाथों में रखे डिब्बे पर टिक गई और चेहरा गंभीर हो गया। मेरे प्रोफेसर ने बहुत समय पहले ये सिद्धांत थियरी प्रस्तावित किया था। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच कहूं तो हम में से अधिकांश को नहीं हुआ, या शायद हम विश्वास नहीं करना चाहते थे।
आप डार्क एंटिटीज के बारे में सच्चाई का सामना करने से डर रहे थे? राघव ने पूछा। माइक ने गंभीरता से सिर हिलाया। अधिकांश उत्तरजीवियों के लिए हाँ, लेकिन फीनिक्स के आला अधिकारियों के लिए यह अधिक जटिल है। अगर डार्क एंटिटीज निशानों मार्क्स का उपयोग करके हमला करती हैं, इंसानों को रात में मशालों की तरह निशाना बनाती हैं, तो फीनिक्स का डॉन प्रोजेक्ट वास्तव में खतरे को बढ़ा सकता है। तो क्या फेडरेशन की बनकर वाली रणनीति सही फैसला थी? राघव ने पूछा। अगर हम डार्क इन्वेजन को नहीं हरा सकते, अगर मानवता सूरज की रोशनी के बिना नहीं रह सकती, तो क्या फर्क पड़ता है धीरे मरें या जल्दी? ढोंग करने का क्या फायदा? माइक ने आह भरी। हम सब ये जानते हैं, लेकिन अधिकांश सामान्य लोग इतना आगे का नहीं सोचते। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अब केवल विचारधारा की बात नहीं है, ये सिद्धांत हमें मानवता के जीवित रहने के पूरे तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर क्या हमें उन उत्तरजीवियों को जो मुश्किल से बच पाए हैं, डार्क एंटिटीज का शिकार करने के लिए भेजना चाहिए? यह उन्हें अपनी मौत की ओर बढ़ने के लिए कहने जैसा है। राघव खामोश हो गया। बिना जांच के बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माइक का स्वर धीमा था। चाहे वैज्ञानिक के रूप में हो या नेताओं के रूप में, हमें ठोस और पुख्ता सबूत जुटाने होंगे, अन्यथा हम ही मानवता के विनाश को तेज करने वाले बन सकते हैं। वेई नदी पर आपके साथ वास्तव में क्या हुआ था? राघव ने धीरे से पूछा। माइक का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, होंठ कांपने लगे। निशान एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया था, एक घातक सीमा। राघव का खून जम गया। माइक की आंखें दर्द और डर से भरी थीं। वह क्षण था जब मुझे उस सिद्धांत पर विश्वास होने लगा। मैंने लीडर रसिका को बार बार बताया। हर रात मौत का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन सबको लगा कि हम जल्द ही सहायता दल तक पहुंच जाएंगे। हम भोर से बस एक कदम दूर थे। राघव सन खड़ा रहा। वह आखिरकार समझ गया कि वे किस दौर से गुजरे थे। वे क्लाइंबिंग एलिवेटर से बच निकले थे, लेकिन उन्हें लेवल 5 मार्क का सामना करना पड़ा था। रेन टाउन में इन्फिनिट ट्रेन भाग्यशाली रही थी। उन्होंने निशान का जल्दी पता लगा लिया था और एक परजीवी राक्षस की मदद से उसे दबा दिया था। उसके बिना वे रात भर जीवित नहीं बच पाते। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। वह फायरलाइन काफिला जो उन्हें मिला था, पूरी तरह खत्म। कोई लाश तक नहीं मिली। सिंगरूर सिटी स्पेसपोर्ट के काफिलों में से केवल ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 ही दिखाई दिया था। प्रीतम, पुराने दिग्विजय, दिनेश या मिंटू की सिल्वर स्टार का कोई नामो निशान नहीं था। माइक ने डिब्बे से बर्फ झाड़ी और उसे फिर से राघव को थमा दिया। मैं वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे एक व्यक्तिगत उपकार के रूप में रखें। राघव ने डिब्बा लिया और अंदर मौजूद 3 ब्लड क्रिस्टल को देखा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। उसे स्वीकार करते देख माइक स्पष्ट रूप से रिलैक्स हो गया। अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम सेंट्रल एवेन्यू पर शिलान यूनिवर्सिटी में होंगे। हमने वहाँ एक अस्थायी लैब बनाई है। समझ गया। राघव ने सिर हिलाया और माइक आखिरकार वाहन में चढ़ गया। काफिला तेजी से रवाना हो गया। स्नोमोबाइल को ओझल होते देख पूनम उसके पास आए। ये पूरा डार्क मार्क का मामला हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल है, लेकिन उस फाउंडेशन ने ये सब इतनी जल्दी कैसे जान लिया? फाउंडेशन का नाम भी मत लो, राघव ने सांस छोड़ते हुए कहा। हमें अभी भी नहीं पता कि वे कौन हैं। जहां तक फीनिक्स की बात है, सरकारी संगठन ऐसे ही होते हैं। जैसा कि माइक ने कहा, वे जो कुछ भी करते हैं उसका असर दुनिया भर के जीवित बचे लोगों पर पड़ता है। जैसे नाइटवॉकर्स का ये दावा कि सब्जियों का रस डार्क इन्फेक्शन के प्रभाव को दबा सकता है। पूनम ने सिर हिलाया। लेकिन क्या होगा अगर कोई असली संसाधनों के बदले नकली जड़ी बूटियों का व्यापार करे? कयामत में हमारे पास परीक्षण उपकरण नहीं हैं। लोग किसी भी चीज़ के झांसे में आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि फीनिक्स को भी नहीं पता कि रस में मौजूद कौन सा तत्व डार्क टॉक्सिन को बेअसर करता है, इसलिए वे इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए वे डार्क मार्क सिद्धांत की घोषणा भी नहीं करेंगे जब तक कि यह पूरी तरह ठोस न हो जाए। इसके परिणाम सब्जी के रस वाली स्थिति से कहीं बड़े होंगे। और अगर यह सच भी है तो अभी भी यह समस्या है कि निशान का पता कैसे लगाया जाए, राघव ने कहा। अन्यथा उत्तरजीवियों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें चिन्हित किया गया है या नहीं। यह ऐसा होगा जैसे वह सिद्धांत अस्तित्व में ही न हो। दिन के उजाले की वापसी। इन्फिनिट ट्रेन के अंदर लिविंग कैरिज की लाइटें जल गईं। पूनम ने नज़र डाली। लगता है सब जाग रहे हैं। आपने पूरी रात काम किया है। पहले कुछ खा लीजिए, फिर आप आज के लिए टीम को व्यवस्थित कर सकते हैं। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, सुबह हो गई है, बहुत सारे काम करने हैं।
ट्रेन के अंदर टीम के सदस्य एक एक करके जाग रहे थे। कीकी भी पत्थर की तरह सोई थी। जब उसने आखिरकार आंखें खोलीं तो सुबह के करीब 10 बज रहे थे। रजिता अपनी खिड़की के पास सूप का एक गर्म कटोरा लिए बैठी थी, उसे धीरे से फूंक मार रही थी और कीकी को देख रही थी। कीकी जी, आप सबसे आखिरी में जागी हैं। मैंने आपको कभी इतना सोते नहीं देखा। कीकी झटके से उठ बैठी। भाई राघव कहाँ हैं? रजिता ने खिड़की की ओर इशारा किया। वह बाहर हैं, नए आर्मर प्लेट लगाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही उजाला होगा हम सब एबिलिटी टेस्टिंग और सामान के व्यापार के लिए फीनिक्स जाएंगे। फिर दोपहर में हमें खाली समय मिलेगा टिल्डा। कीकी तुरंत समझ गई कि राघव ने पूरी रात काम किया होगा। वह बिस्तर से उतरी और वॉशरूम की ओर दौड़ी, लेकिन वह इतनी तेज थी कि लगभग छत से टकरा गई। घबराकर उसने एक साइकिक शील्ड मानसिक ढाल बनाई और धप जमीन पर जोर से गिरी। कीकी जी, यह क्या था? रजिता हैरान रह गई। क्या आप छत में छेद करने की कोशिश कर रही थीं? कीकी ने अपने पिछले हिस्से को सहलाया और उलझन में अपने हाथों को देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मानसिक शक्ति और मजबूत हो गई है? क्या मैंने बस बहुत अच्छी नींद ली? छत पर काम कर रहे राघव ने शोर सुना और छत का हैच खोला, नीचे कीकी को देखा। तुम वहां नीचे क्या कर रही हो? मैं ठीक हूं, वह चिल्लाए और अपनी जान बचाकर वॉशरूम की ओर भाग गई। माल यार्ड के अस्थायी वर्कशॉप में इन्फिनिट ट्रेन का नया कवच लगाया जा रहा था। सुबह 11:20 बजे वेल्डिंग और हथौड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक भोपाल शहर के ऊपर छाया अंधेरा तेजी से छंटने लगा, सूरज की रोशनी फूट पड़ी। तूफान थम गया था। एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स के बीच से एक गर्म हवा का झोंका आया, जिसने बर्फ से ढके शहर को किसी स्पॉटलाइट की तरह रोशन कर दिया। हर किसी ने उस गर्माहट को अपनी त्वचा पर महसूस किया। राघव ने ट्रेन की छत पर खड़े होकर दाईं ओर नजर डाली। उसने दिन के उजाले का उपयोग करके पहले एबिलिटी टेस्टिंग को निपटाने का फैसला किया। कैप्टन राघव, सुमी पास आए। क्या हम में से उन्हें भी जाना चाहिए जो एबिलिटी यूजर नहीं हैं? हाँ, राघव ने सिर हिलाया। नाइटवॉकर्स जीन इवोल्वर्स पर भी उतना ही शोध कर रहे हैं जितना कि एबिलिटी पर। हमें अपनी शक्ति को समझने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। प्रमुख टीम राज, रजिता, कीकी, प्रोजेश, पूनम, नीतू, चिराग और अपूप सभी जा रहे थे। रिया अभी भी फीनिक्स के शोध लैब में तैनात थी। भाई राघव, ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 से डैनियल, अनुष्का, राकेश, बुबाई, रुबीना और दर्जनों अन्य लोग बाहर निकल आए। इतने सारे लोग! राघव हैरान था। ये बहुत ज्यादा नहीं है, डैनियल ने हाथ हिलाकर बात टाली। साथ ही थोड़ा दम दिखाना जरूरी है, ताकि जो लोग मेरी टीम को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं वे दोबारा सोचें। उसने करीब आकर फुसफुसाया, अगर मोनिका आपके काफिले में शामिल होना चाहती है तो उसके लोगों की सावधानी से जांच कर लीजिएगा। मैंने राजू से सुना है उनमें से कुछ ठीक से बात मानने वाले लोग नहीं हैं। शिलान कैथेड्रल। जैसे ही वे सेंट्रल एवेन्यू की ओर बढ़े, राघव ने देखा कि कई काफिलों ने होटलों और मॉल पर कब्जा कर लिया था। लगता है कि शहर वास्तव में इतना सुरक्षित है कि वे इमारतों के अंदर रह सकते हैं, सुमी ने कहा। हाँ, कारों की तुलना में हमारी ट्रेन तो महल है, रजिता ने जोड़ा। अचानक एक विशाल काफिला दिखाई दिया। तो यह आर्कटिक विंड अलायंस है, चिराग चिल्लाया। कीकी ने जवाब दिया, वह TREX 300 है, जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला हर तरह के इलाके में चलने वाला वाहन है। यह पानी में भी चल सकता है। 10,000 से अधिक लोगों का आवास। इस आर्कटिक विंड अलायंस का नेता जरूर कोई गंभीर व्यक्ति होगा, प्रोजेश फायरब्रो ने टिप्पणी की। जब वे सेंट मिशेल कैथेड्रल पहुंचे तो वहां भारी भीड़ थी। इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स के हथियारबंद सैनिक व्यवस्था बनाए हुए थे। एक गेट के आकार का रोबोट स्कैनिंग कर रहा था। अलॉय स्लग काफिला, वांग जियांग। स्कैनिंग जारी है, स्कैन पूरा हुआ। नया उत्तरजीवी ID असाइन किया गया, D19526633। फीनिक्स इस स्थिति में भी लोगों का पंजीकरण कर रहा है, सुमी ने कहा। कैप्टन राघव, पूरी रात से आपका इंतजार कर रहे थे, एक खुशमिजाज आवाज गूंजी। बाघा और टेंग टेंग आसमान से नीचे उतरे। टेंग टेंग अपने पैरों के नीचे हवा के घेरे वॉर्टेक्स का उपयोग करके हवा में टिकी हुई थी। क्या आप रात में भी टेस्ट करते हैं? राघव ने पूछा। सामान्य तौर पर नहीं, बाघा ने जवाब दिया। बहुत जोखिम भरा है। हम रात में सोल वेव में उतार चढ़ाव नहीं चाहते, इससे अनावश्यक घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन विशेष मामलों के लिए, जैसे आपके लिए, हम अपवाद बना सकते हैं। राघव अवाक रह गया। अगर उसे पता होता तो वह कल रात ही टेस्ट करवा लेता और आज का समय PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट या 1130 क्लोज इन हथियार प्रणाली बनाने में बिताता।